morning students, myself Nishant. Welcome to Nishant Institute. लास्ट टाइम हमने YouTube में 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे चैप्टर डिस्कस किए थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन। आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर बहुत टेक्निकली और बहुत इजी चैप्टर है। पूरा चैप्टर वो जनरल एंट्री बेस पे है, क्योंकि जनरल एंट्रीज बेस पे है। फ्यूचर में अगर आप जॉब करेंगे और बिजनेस करेंगे तो 100% ये आपको चैप्टर काम आएगा। 100% ये चैप्टर आपको क्या है, काम आने वाला है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, उससे पहले हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। अज्यूम करो देयर आर टू पार्टीज इन वन ट्रांजैक्शन, ए एंड बी। ए सेलर है और बी परचेसर है। ए सेलर है और बी क्या है, परचेसर है। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया 1 लाख रुपीस की क्रेडिट, वो भी 3 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए, 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ ए बी के पास कितने रुपीस कलेक्ट करेगा, 1 लाख। अज्यूम करो कि ए का एक रिस्क है। क्या रिस्क है, ए बी के पास फ्यूचर में 3 मंथ के बाद पैसा कलेक्ट करने जाए और बी मना कर दे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर ऐसा बोले कि मैंने कोई तरह से गुड्स परचेस नहीं किया, तो लॉजिकली रिस्क फैक्टर किसका है, ए का है। अब रिस्क लॉजिकली ए लेना नहीं चाहता है, तो वो कोई एविडेंस या फिर प्रूफ चाहता है, इसलिए वो एक बिल बनाएगा। वो बिल में कस्टमर का नेम, क्वांटिटी, एसआर नंबर, बिल नंबर, सब वो सभी डिटेल प्रिपेयर्ड और फिलअप करने के बाद ये बिल किसको दे देगा, बी को, और बी को बोलेगा कि ये बिल पे तू साइन करके दे दे। क्या करके दे दे, साइन। बी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ 3 महीने के बाद मुझे आपको 1 लाख रुपीस देने, कितने रुपीस देने, 1 लाख, और अपना साइन करेगा। अब बी के पास एक एविडेंस आ गया। क्या एविडेंस आ गया कि ए ने बी को 3 महीने की क्रेडिट पे 1 लाख रुपीस का क्या किया था, गुड्स सोल्ड किया था। अज्यूम करो ये जो एविडेंस है, ये जो बिल है उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। ए सिक्योर हो गया। अगर फ्यूचर में बी ने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो लॉजिकली ये बिल लेके वो नोटरी करवा के या फिर कोई लीगल एक्शन ले सकता है कि मैंने बी को 1 लाख रुपीस का गुड्स सोल्ड किया था और बी ने अभी मुझे क्या कर दिया, मना। तो इसके पास एक क्या है, लीगली वे रहेगा कि हाँ वो बिल लेके कोर्ट में जा सकता है। इज दैट क्लियर। इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ये चैप्टर में जो बिल बनाता है, यानी कि बिल किसने बनाया, ए ने बनाया। जो बिल बनाता है, जो सेलर है, उसको बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। जो बिल बनाएगा या फिर जो गुड्स सोल्ड करता है उसको हम ड्रॉवर बोलेंगे, और जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग। क्या बोलने वाले, ड्रॉइंग। यानी कैसे बोलूंगा, ए ड्रॉवर हुआ क्योंकि उसने गुड्स सोल्ड किया, और बी ने एक्सेप्ट किया यानी कि उसने गुड्स परचेस किया था कि हाँ मैं फ्यूचर में आपको क्या करने वाला हूँ, पेमेंट करने वाला हूँ, तो ये ड्रॉइंग हुआ। तो पूरे चैप्टर में ये दोनों पार्टीज आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में याद रखना है। जो गुड्स सोल्ड करेगा उसको ड्रॉवर बोलते हैं, और जो गुड्स क्या करने वाला है, परचेस, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, ड्रॉइंग। अब ये कंसेप्ट के बाद अब बिल, ए जो बिल है वो 4 तरीके से यूज कर सकता है। कि जो ए सेलर है अपना बिल कितने तरीके से यूज कर सकता है, 4। पूरे चैप्टर में आपको ये 4 केस स्टडीज पढ़ने हैं। कितने केस स्टडीज पढ़ने हैं, 4। उसमें नंबर 1, बिल होल्ड टिल मैच्योरिटी एंड कलेक्ट मनी ऑन मैच्योरिटी। यानी कि क्या हुआ, ए मैच्योरिटी डेट तक वेट करेगा और फिर मैच्योरिटी डेट पे उसके पास जाएगा और मनी कलेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए मैच्योरिटी डेट तक वेट करेगा और मैच्योरिटी डेट होने के बाद उसके पास जाएगा और मनी कलेक्ट करेगा। तो ये हुआ यूज नंबर 1। यूज नंबर 2, बिल डिस्काउंट करेगा मैच्योरिटी डेट से बैंक के पास। ए को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे पहले की पैसे की जरूरत है, तो वो बी को रिक्वेस्ट करेगा और मैच्योरिटी डेट से पहले वो बिल क्या करवाएगा, डिस्काउंट करेगा। क्या करवाएगा, डिस्काउंट। नंबर 3 है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब ये हुआ, ए अपना बिल कोई थर्ड पार्टी यानी कि सी, डी, ई एक्सेट्रा, उनको अपना बिल क्या कर देगा, एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब सेंड करना, बिल सेंड टू अनदर पर्सन। इज दैट क्लियर। तो ये हुआ एंडोर्समेंट का केस। और नंबर 4, बी के पास टाइम नहीं है, बिजनेस में बहुत सारे बिल बन रहे हैं, तो वो अपना बिल बैंक को दे देगा कलेक्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक बी की बिहाफ पे, ए की बिहाफ पे क्या करेगा, बिल कलेक्ट करेगा और उसका मनी कलेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर। तो सब लोगों का टोटल 4 तरीके हुए। एक, बिल अपने पास रखो मैच्योरिटी डेट तक और पैसा कलेक्ट करो। बिल डिस्काउंट कराओ बैंक के पास। बिल एंडोर्स किसी और पर्सन को सेंड कर दो। या फिर नंबर 4,
बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक अपने बिहाफ पे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो टोटल आपको ये चैप्टर में कितने केस स्टडीज पढ़ने हैं, 4 केस स्टडीज पढ़ने हैं। ये 4 केसेस का हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? अब नया टॉपिक समझते हैं ड्यू डेट वाला। अब ड्यू डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल ऑफ एक्शन चैप्टर में। अब ड्यू डेट क्या होता है वो समझिए। फॉर एग्जांपल ए ने बी को गुड सोल्ड किया, ए ने बी को गुड सोल्ड किया, वो डेट है 21 जनवरी 2019। 21 जनवरी 2019 को सोल्ड किया और वही डेट पे उन्होंने बिल बनाया। ऐसा उनका डेट ऑफ बिल कौन सा है, 21 जनवरी 2019। अब ए ने बी को 3 मंथ की क्रेडिट दी। कितने महीने की क्रेडिट दी, 3 मंथ की। तो लॉजिकल इसका मतलब क्या हुआ, ए बी के पास आफ्टर 3 मंथ क्या करने जाएगा, मनी कलेक्ट करने जाएगा और उसे पैसा कलेक्ट करेगा। अब अज्यूम करो कि 21 जनवरी 2019 को गुड सोल्ड किया था। अब लॉजिकली मैं समझूंगा जनवरी फर्स्ट 21 जनवरी 2019 है, उसमें 3 मंथ ऐड करो तो लॉजिकली फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये 1 है, 1 उसमें 3 ऐड कर दो तो लॉजिकली ऐसा बोलूंगा ड्यू डेट है वो अपना हो जाएगा 21 अप्रैल 2019। यानी कि 21 अप्रैल 2019 को ए बी के पास क्या जाएगा, मनी करने का ले जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब 21 जनवरी में 3 मंथ मैंने ऐड किए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ड्यू डेट होगा अपना 21 अप्रैल 2019। अज्यूम करो कि अगर 2 मंथ की क्रेडिट होती तो 1 में 2 ऐड करो तो लॉजिकली 3 हो गया, 3 यानी कि मार्च। तो ड्यू डेट होता 21 मार्च 2019। अगर 1 मंथ होता तो 1 में ऐड करो 2, 1 में ऐड करो 2 तो लॉजिकली 21 फरवरी 2019। अज्यूम करो कि 5 मंथ ऐड करो तो 21 जनवरी में 5 ऐड करो यानी कि 1 में 5 ऐड करो तो 21 जून 2016 यानी कि 21 2019 वो मेरा ड्यू डेट हो जाता। इज दैट क्लियर? मैं समझ लूंगा ये जो ड्यू डेट हुआ अपना वो विदाउट ग्रेस डेज हुआ, विदाउट ग्रेस डेज। अब आप बोलेंगे सर ग्रेस डेज क्या होता है? ग्रेस डेज के लिए आपको ये 3 रूल्स क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अब अकाउंट है वो एडिशनल डेज, कोई भी ड्यू डेट के लिए एडिशनल डेज देता है। क्या देता है? एडिशनल डेज। और जनरली जो एडिशनल डेज है वो 3 डेज अलाउड है। कितना है? 3 डेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 21 अप्रैल 2019 को पेमेंट करनी थी तो उसमें 3 डेज मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे एडिशनल। 21 में 3 डेज ऐड करूं यानी कि 24 अप्रैल 2019 ये मेरा ड्यू डेट हो जाएगा विथ ग्रेस डेज, विथ ग्रेस डेज। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब जो डे है मेरा 21 अप्रैल 2019 है उसमें 3 डेज ऐड करो तो लॉजिकली मेरा कौन सा हो जाएगा 24 अप्रैल 2019। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब अकाउंट एडिशनल डेज अलाउ करता है। एडिशनल डे जनरली कितना अलाउड होता है? 3। इसको बोलते हैं ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं? ग्रेस। यानी कि मैक्स टू मैक्स बी को 24 अप्रैल 2019 को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अकाउंट की ड्यू डेट के मुताबिक। इज दैट क्लियर? तो लॉजिकली आपको याद क्या रखना है कि जो भी हमारा डे आए ड्यू डेट उसमें 3 एडिशनल डेज ऐड करो तो वो आपका ड्यू डेट बन जाएगा विथ ग्रेस डेज। नेक्स्ट रूल्स है इफ मैच्योरिटी ऑफ डेट बीन ऑन पब्लिक हॉलिडे और संडे। अज्यूम करो कि कोई ड्यू डेट है ये 21 अप्रैल 2019 वो डेट पे या तो संडे आ रहा है या तो कोई अज्यूम करो कि कोई पब्लिक हॉलिडे जैसे कि 26 जनवरी है या फिर 15 अगस्त। तो क्या करना है, तो जब भी कोई पब्लिक हॉलिडे हो या फिर संडे हो तो वहां पे आपको प्रीसीडिंग डेज कंसीडर करना है। कौन सा? प्रीसीडिंग डेज। यानी कि अज्यूम करो कि 26 जनवरी है तो आपको 25 जनवरी को कंसीडर करना है। अज्यूम करो 15 अगस्त है तो 14 अगस्त को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। 2 अक्टूबर है तो आपको 1 अक्टूबर को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैच्योरिटी डेट कोई संडे पे है या फिर कोई पब्लिक हॉलिडे है तो उसका प्रीसीडिंग डे यानी कि उसके पहले का दिन आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हुआ रूल नंबर 3। पहला रूल पड़ा 3 डेज पब्लिक हॉलिडे और दूसरा कोई अपना संडे हो तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका प्रीसीडिंग डेज कंसीडर करना पड़ेगा। थर्ड रूल है अगर ड्यू डेट आए लेकिन कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए वो डेट पे
या फिर राइट्स हो जाए या फिर कोई कर्फ्यू हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अज्यूम करो कि ड्यू डेट के टाइम पे कोई नेचुरल कैलामिटीज हुई या फिर कोई राइट्स हुआ या फिर कर्फ्यूज, तो आपको उसका नेक्स्ट डे कंसीडर करना है। कौन सा डे? नेक्स्ट डे। अज्यूम करो कि 1 जनवरी 2019 को हमारी ड्यू डेट थी, लेकिन वो डेट पे राइट्स है या फिर कोई कर्फ्यू है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गए, तो उसका नेक्स्ट डे यानी कि 2 जनवरी 2019 कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? 2 जनवरी 2019। तो आपको नेक्स्ट डे कंसीडर करना है। तो ये हुआ आपका कौन सा? ड्यू डेट का कंसेप्ट। ड्यू डेट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो भी आपको डे है, जो दिन पे आपने बिल बनाया, उसमें आपका क्रेडिट पीरियड आपको ऐड करना है और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा? 3 ग्रेस डेज ऐड करने हैं। 3 रूल्स है, 3 डेज अलाउड है। दूसरा, पब्लिक हॉलिडे या फिर कोई संडे हो तो आपको कौन सा डे कंसीडर करना है? प्रीसीडिंग डेज। या फिर अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज हो या फिर कोई कर्फ्यूज हो और राइट्स हो तो कौन सा डेज कंसीडर करना है? नेक्स्ट डे। तो ये हुआ आपका ड्यू डेट का कंसेप्ट है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट है, 4 केस स्टडीज हमने डिस्कस किए थे। पहला कि ए और बी, ए सेलर है, बी परचेसर है। ए अपना गुड्स किसको सोल्ड करेगा? बी को। तो ए अपना बिल 4 तरीके से यूज कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ए ने बी को जो गुड्स सोल्ड किया वो 3 मंथ की क्रेडिट पे किया। कितने महीने की क्रेडिट पे? 3 मंथ। अब ये ए मैच्योरिटी डेट तक यानी कि 3 मंथ तक वेट करेगा, 3 मंथ तक वेट कराएगा और फिर वो बी के पास मैच्योरिटी डेट पे जाएगा और उसे मनी कलेक्ट करेगा। तो ये जो केस है वो बिल होल्ड टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट तक अपने पास बिल रखेगा एंड मैच्योरिटी डेट आने पे वो बी के पास जाएगा और मनी क्या करने वाला है? कलेक्ट। तो पहला केस स्टडीज कौन सा याद रखना है कि वो टिल मैच्योरिटी अपने पास बिल रखेगा और मैच्योरिटी डेट आने के बाद वो क्या करेगा? बी के पास मनी कलेक्ट करेगा। इससे पहले ना तो वो बिल डिस्काउंट कराएगा, ना तो बिल एंडोर्स कराएगा, ना तो किसी और को कलेक्शन के लिए देगा। इज दैट क्लियर? ये 3 का स्टडीज नहीं, लेकिन वो खुद के पास बिल रखेगा और खुद वो किसके पास? बी के पास जाएगा और मनी कलेक्ट करेगा। क्लियर? तो पहला केस स्टडीज आपको ऐसी में इस तरह याद रखना है कि ए अपने पास बिल रखेगा और फिर मैच्योरिटी डेट पे वो बी के पास मनी कलेक्ट करने जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका एंट्री किस तरह होगा, इसका वो हम डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे आपको 3 एंट्री याद रखनी है। कितनी एंट्री याद रखनी है? 3। पहला, ए बी को सेल करेगा। ए क्या करने वाला है? बी को सेल करेगा। दूसरा, फिर वो बी से बिल एक्सेप्ट कराएगा। बिल क्या कराएगा? एक्सेप्ट। और फिर मैच्योरिटी डेट पे वो मनी कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? मनी कलेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आपको 3 एंट्री याद रखनी है। पहली सेल, दूसरा एक्सेप्ट करेगा बिल और थर्ड मैच्योरिटी डेट पे वो बी के पास आएगा और मनी कलेक्ट कराएगा। इज दैट क्लियर? यहां पे 2 पार्टी है। ए सेलर है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रॉअर, और बी परचेस है यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको ड्रॉइंग। अब सबसे पहला एंट्री है सेल। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले जनरल एंट्रीज का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके पहले के चैप्टर अकाउंट की बेसिक कंसेप्ट जो जनरल एंट्रीज है, अगर वो आपको पता है तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। आपको यहाँ पे रट्टा फिर मारना नहीं पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले मैं समझूंगा ए बी को गुड सोल्व करेगा, लॉजिकली है। तो ए को किससे पैसे लेने हैं? बी से। लॉजिकली बी क्रेडिटर हुआ। इज दैट क्लियर? तो जिससे पैसे लेने उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। जैसे बोलूंगा बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट लॉजिकली है। जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट क्या करना पड़ता है? डेबिट। बी अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल ऑलवेज क्रेडिट होता है। सेल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। जैसे बोलूंगा ए को किससे पैसे कलेक्ट करने? बी। तो लॉजिकली अकाउंट में जिससे पैसे कलेक्ट करने होते हैं उसका अकाउंट क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो बी अकाउंट डेबिट, और आपको पता है सेल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ए ने किसको गुड्स सोल्ड किए? बी को। सेल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। किससे पैसे लेने? बी से। तो बी का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली। मैं समझूंगा बी ने ऐसे क्या किया? परचेस। परचेस ऑलवेज क्या होती है? डेबिट। तो ऐसे बोलूंगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट।
अब बी को किससे पैसे देने हैं, ए को अकाउंट में जिसको पैसे देने हैं उसका अकाउंट क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो ऐसा बोलूंगा टू ए अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है, ए और बी। ए ने किसको गुड्स सोल्ड किया, बी। सेल ऑलवेज क्या होता है, इसलिए सेल क्रेडिट हुआ, और किससे पैसे लेने, बी, तो बी ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। इसी तरह बी क्या कर रहा है, इसे परचेस कर रहा है, परचेस ऑलवेज अकाउंट में क्या होता है, डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट, किसको पैसे देने, ए को, तो ए का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब ए अपना बिल किसको देगा, बी को, और वो बिल एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं आपको फ्यूचर में पैसा दूंगा। क्या दूंगा, फ्यूचर में आपको क्या देने वाला हूं, पैसा। तो लॉजिकली बोलूंगा यहां पे ए के लिए बिल रिसीवेबल क्रिएट होगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसको पैसे लेने हैं। और ऐसा बोलूंगा बी के लिए बिल्स पेबल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, बिल्स पेबल। क्यों, लॉजिकली उसको पेमेंट करनी है। क्या करनी है, पेमेंट। तो जब बी क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, तो ए के लिए बिल रिसीवेबल क्रिएट होगा और बी के लिए बिल्स पेबल। रिसीवेबल का मतलब इसको पैसे लेने हैं और पेबल का मतलब उसको पैसे देने हैं। इज दैट क्लियर? अब किस तरह, ध्यान से सुनिए। मैं समझूंगा बिल रिसीवेबल वो असेट्स है ए के लिए, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। असेट्स अकाउंट में ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट्स है, असेट्स ऑलवेज डेबिट होती है। पहले बी का अकाउंट डेबिट किया था, अब बी का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, नलीफाई के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू बी अकाउंट, टू बी अकाउंट। अब बच्चे बोलते हैं सर नलीफाई का मतलब समझ में, मैं आपको समझाऊं। अज्यूम करो ये बी है, पहले हमने बी का अकाउंट अज्यूम करो 1 लाख से डेबिट किया। अब ये बी इसमें कन्वर्ट हो गया बिल रिसीवेबल में, तो इसको नलीफाई करने के लिए मैं ऐसा क्रेडिट सेट 1 लाख लिख दूं, तो लॉजिकली 1 लाख में से 1 लाख जाए तो जीरो रहेगा। यही लॉजिक है, जो अकाउंट मैंने डेबिट किया अब उसको नलीफाई करना है तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बी आर टू बी अकाउंट हमने क्रेडिट किया। इज दैट क्लियर? अब ऐसा होगा, इसके लिए बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल का मतलब लायबिलिटीज, फ्यूचर में उसको पैसे देने हैं। लायबिलिटीज अकाउंट में ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। ए पहले क्रेडिट था, अब उसको नलीफाई करने के लिए ए को डेबिट करना पड़ेगा। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर? जैसा बोल सकता हूं बी अकाउंट डेबिट टू सेल परचेस टू ए। बिल एक्सेप्ट करेगा तो बीआर और बिल्स पेबल क्या होने वाला है, जनरेट होने वाला है। बीआर अकाउंट डेबिट टू बी और ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब मैच्योरिटी डेट पे ए किसके पास जाएगा, बी के पास। ए किसके पास जाएगा, बी, और उसे क्या करने वाले, मनी कलेक्ट करने वाले। क्या करने वाले, मनी। वैसा बोलूंगा मैच्योरिटी डेट पे अज्यूम करो कि बी उनको पैसा दे दे, तो बिजनेस में कैश आएगा। किसके पास कैश आएगा, ए। तो लॉजिकली कैश बिजनेस में आता तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम इनटू द बिजनेस देन डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो बीआर पहले डेबिट किया था उसको नलीफाई करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू बीआर, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? तो मैच्योरिटी पे इसके पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब लॉजिकली इसको कैश देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, कैश, ए को। कैश बिजनेस से जाएगा, इफ कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस तो बी क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। तो ऐसा बोलूंगा बिल्स पेबल पहले क्रेडिट था तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो टोटल आपको यहां पे टिल मैच्योरिटी डेट तक हम बिल रखें तो उसको आपका 3 एंट्री याद रखना है। पहला सेल, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, और थर्ड मैच्योरिटी डेट पे उसके पास आएगा और मनी क्या करने वाला है, कलेक्ट। पहला सेल, बी टू सेल, परचेस टू ए। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल असेट्स है, असेट ऑलवेज डेबिट होता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बी पहले डेबिट था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा टू बी। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है, जो ए पहले क्रेडिट किया उसको डेबिट करना पड़ेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। नेक्स्ट है मैच्योरिटी डेट तक वो वेट करेगा, जाएगा उसके पास, बी के पास, और मनी कलेक्ट करेगा तो कैश आएगा बिजनेस में, कैश कम इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट, बीआर पहले डेबिट था उसको क्रेडिट करो, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। बिल्स पेबल पहले क्रेडिट था उसको डेबिट करो, और बिजनेस से कैश आएगा क्योंकि बी पेमेंट करेगा, इफ कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पे आपको 3 एंट्री याद रखनी है। कितनी एंट्री याद रखनी है, 3। अब डेट की बात कर दो, यहां पे पहले डेट ऑफ सेल आएगा, जो डेट पे वो सेल कर रहा है वो डेट। नंबर 2, जो डेट पे वो एक्सेप्ट कर रहा है वो डेट आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो डेट।
और नंबर 3 मैच्योरिटी डेट, यानी कि आपको इसके पहले के पार्ट में मैंने समझा दिया था मैच्योरिटी डेट का मतलब कितने महीने की क्रेडिट दिए उस पर डिपेंड है। अज्यूम करो कि 1 जनवरी 2019 को गुड्स सोल्ड किया, इज दैट क्लियर, और 2 मंथ की क्रेडिट थी, तो ये जनवरी में 2 मंथ ऐड करो तो मार्च हो जाएगा। तो 1 मार्च 2019 को ये क्या करने वाले, मैच्योरिटी डेट पे मनी कलेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे आपका मैच्योरिटी डेट कौन सा हो गया, 1 मार्च 2019। अगर ग्रेस डेज ऐड करूं तो 3 डेज ऐड कर दूं तो लॉजिकली 4 मार्च 2019 आपका क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट। तो ये पार्ट हुआ मैच्योरिटी डेट तक। वो क्या करेगा, बिल अपने पास होल्ड करेगा और फिर मनी कलेक्ट करेगा। तो उसका टोटल कितनी, इतना एंट्री याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अज्यूम करो कि लास्ट मैंने आपको समझाया कि बिल टिल मैच्योरिटी डेट तक वो होल्ड करे और फिर मैच्योरिटी डेट पे वो क्या करे, मनी कलेक्ट करे। तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक उसको मनी रिसीव हो जाएगा, ए बी के पास गया और लॉजिकली बी ने ऑन टाइम मैच्योरिटी डेट पे उसको पैसे दे दिए, तो उसका मैंने आपको एंट्री सिखा दिया 3। क्लियर, कितने एंट्री सिखा दिए, 3। अज्यूम करो कि ए मैच्योरिटी डेट पे बी के पास जाए, ए मैच्योरिटी डेट पे किसके पास जाए, बी, और बी मना कर दे कि अभी मेरे पास मनी नहीं है, या फिर कोई अदर रीजन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी टेक्निकल लैंग्वेज में इनसॉल्वेंट प्रूव हो जाए, वो मनी देने से मना करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड बिल। क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड बिल का मतलब बिल कैंसिल हो गया, अब पैसे में भी नहीं आ सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो डिसऑनर के केस में क्या एंट्री होगी वो हमें समझना है। देखो, बिल होल्ड टिल मैच्योरिटी में 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मनी रिसीव हुआ तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि ये 3 एंट्री कट कॉपी पेस्ट आपको लिखना है। लेकिन अज्यूम करो कि डिसऑनर्ड बिल, डिसऑनर्ड बिल का मतलब कि बिल कैंसिल हो गया, तो कहां पे चेंज आएगा वो हमें समझना है। जैसे बोलूंगा ये जो केस होगा वो डिसऑनर्ड वाला होगा, डिसऑनर्ड। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिसऑनर्ड के केस में सबसे पहले सेल तो होगा, लॉजिकली है, बी ए को सेल करेगा लॉजिकली। तो एंट्री हमने देखा कि ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया, तो बी टू सेल परचेज टू ए। इसका लॉजिक मैंने इससे पहले के पार्ट में आपको समझा दिया था। ए बी को सेल कर रहा है तो सेल ऑलवेज क्रेडिट होता है। इससे पैसे लेने बी से, तो बी का अकाउंट डेबिट होगा। बी ए से परचेस कर रहा है तो परचेस ऑलवेज डेबिट होता है। और बी को किसको पैसे देने, ए को, जिसको पैसे देने उसको अकाउंट में क्या करना है, उसका अकाउंट क्रेडिट करना है। तो ये एंट्री हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया था। फिर ए अपना बिल किसको देगा, बी, तो वो बिल एक्सेप्ट करेगा। बिल क्या करेगा, एक्सेप्ट। अब लॉजिकली बी बिल एक्सेप्ट करेगा तो समझूंगा बिल रिसीवेबल क्रिएट होगा और बिल्स पेएबल क्रिएट होगा। बिल रिसीवेबल का मतलब बोलूंगा असेट क्रिएट होगा, बिल्स पेएबल का मतलब लायबिलिटीज क्रिएट होगा। असेट ऑलवेज डेबिट होता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जो पहले हमने बी डेबिट किया था उसको नलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। यहां पे सेम थिंग, बिल्स पेएबल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो जो हमने लायबिलिटीज है तो यहाँ पे पहले हम क्रेडिट कर देंगे, बिल्स पेएबल क्रेडिट। जो पहले हमने क्रेडिट किया था ए को, उसको डेबिट करना पड़ेगा नलिफाई के लिए, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। जैसे बोलूंगा यहां तक एंट्री जो है वो सेव रहने वाली है। लॉजिकली सेल तो करने वाले हैं, ए बी को सेल करेगा, उसको तो पता नहीं है मैच्योर डेट पे वो बी पैसे नहीं देने वाले, वो तो उनको पता नहीं है। ए बी को बिल देगा तो बिल एक्सेप्ट कर देगा क्योंकि उसको गुड्स की जरूरत है, अभी उनको भी नहीं पता है कि मैच्योर डेट पे उनके पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अब थर्ड मैच्योरिटी डेट पे अज्यूम करो ए बी के पास गया और उनको बोला कि मुझे आपसे 1 लाख रुपीज जो क्रेडिट पे बिजनेस किया था उसका पैसा चाहिए। और अज्यूम करो कि बी ने मना कर दिया, बी ने मना करने के लिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी 1 साल 2 साल का मुझे और क्रेडिट चाहिए, या फिर इनसॉल्वेंट प्रूव हो गया, ऐसा मार्केट में रूमर्स हो गया। तो उसका मतलब क्या है, तो लॉजिक ऐसा बोलूंगा ये जो कैश मिलना और कैश देना, ये एंट्री तो कैंसिल ही हो जाएगा। सीधी बात है, ए को कैश नहीं मिल रहा तो वो डेबिट ही क्यों करेगा, बी पे ही नहीं कर रहा है तो क्रेडिट क्यों करेगा। तो ए जो एंट्री है वो क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। क्या होने वाला है, कैंसिल। जैसे हम लोग कि डिसऑनर के केस में पहला एंट्री और सेकंड एंट्री सेम रहने वाला है,
थर्ड एंट्री में चेंज आने वाला है। कौन सी एंट्री में? थर्ड। अब थर्ड एंट्री में क्या चेंज आने वाला है वो हमें डिटेल में समझना है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ए बी के पास मैच्योर डेट पे गया और बी ने मना कर दिया। ए ने 3-4 बार नोटिस किया, कॉल किया, लेकिन बी ने कोई जवाब नहीं दिया और बी मार्केट में इंसॉल्वेंट प्रूव हो चुका है। अब ए लीगल एक्शन लेगा। अब लॉजिकली लीगल एक्शन ऐसे नहीं लेगा, वो एडवोकेट के पास जाएगा, स्टैम्प पेपर में पूरा बिल के प्रूफ के साथ एक नोटरी करवाएगा। नोटरी का मतलब थोड़ा लीगली प्रोसीजर है, तो वो लीगल प्रोसीजर कराएगा। तो लॉजिकली लीगल प्रोसीजर फ्री में तो नहीं होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो लॉजिकली ए अभी बी की बिहाफ पे, ए बी की बिहाफ पे नोटरी चार्जेस पे करेगा। कौन सा? नोटरी चार्जेस। नोटरी चार्जेस को लॉजिकली हम नोटिंग चार्जेस बोल सकते हैं। कौन सा? नोटिंग चार्जेस। इज दैट क्लियर? जो नोटरी वाला होता है एडवोकेट, उसके पास जाना पड़ेगा और हमें नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अज्यूम करो कि बी ने पूरा प्रोसीजर किया और उसका 1000 रुपीज पे किया। नोटिंग चार्जेस का कितना पे किया? 1000। इज दैट क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा कि ए ने बी के बिहाफ पे, बी ने पैसा नहीं दिया तो बी के सामने केस क्रिएट करने के लिए, लीगल एक्शन लेने के लिए उसने नोटरी करवाया और उसके लिए नोटिंग चार्जेस पे किया 1000। कितना पे किया? 1000। इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब हुआ ये नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट। नोटिंग चार्जेस मींस आप ऐसा समझ सकते हो लीगल चार्जेस। अब क्या होगा? ध्यान से सुनिए। मैच्योरिटी डेट पे पता चला ए को कि पैसे नहीं आने वाले, लीगल चार्जेस के 1000 पे किए, तो लॉजिकली इसको अभी तो 1000 पे करना पड़ेगा, तो उसकी जेब से 1000 जाएगा, कैश कम होगा। कैश कितने से कम होगा? 1000 से। अब एंट्री क्या होने वाला है? मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। जब डिसऑर्डर का केस हो तब जो आपने सेकंड एंट्री पास किया है ना, उसका रिवर्स करना है। क्यों? पहले मैंने बी का अकाउंट नलीफाई किया कि नहीं वो पैसा दे देगा, बिल रिसीवेबल मैंने डेबिट कर दिया। अब वो पैसा नहीं दे रहा है तो बी का अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था वो डेबिट करना पड़ेगा। बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट। जो सेकंड एंट्री उसका रिवर्स, बी अकाउंट डेबिट। बीआर मैंने डेबिट किया था, असेट क्रिएट हुआ, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है तो असेट कम करना पड़ेगा। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ये कैश पे कर रहा है नोटिंग वाले को, लीगल चार्जेस। इज दैट क्लियर? तो उसके पास कैश जाएगा, तो लॉजिकली कैश बिजनेस से जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। कैश क्या होने वाला है? क्रेडिट। तो जो सेकंड एंट्री उसका रिवर्स कर दो। बी क्रेडिट था, उससे पैसे हम मान के गए कि वो पैसे दे देगा, लेकिन अभी नहीं दे रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। बी आर असेट क्रिएट होगा, लेकिन वो असेट अब पैसे नहीं आ रहे तो रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट। और ए बी की बी या फिर नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ये सेकंड एंट्री को रिवर्स कर देगा। बिल्स पेबल पहले क्रेडिट था, अब डेबिट करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। फ्यूचर में जब बी ए को पैसा दे बिल का, तब उसको 1000 भी देना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस का। लॉजिकली ए बी से तो पैसा लेने वाला है, नोटिंग चार्जेस था। नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है, बी के लिए एक्सपेंस वाले अकाउंट में डेबिट होते हैं। कैसा बोलूंगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू ए अकाउंट, जो सेकंड एंट्री था उसका मैंने रिवर्स कर दिया। बिल्स पेबल क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, ए डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन बी को फ्यूचर में 1000 नोटिंग चार्जेस का पे करना है। बी के लिए एक्सपेंस हुआ और अकाउंट में एक्सपेंस वाले डेबिट हो गए, इसलिए मैंने नोटिंग चार्जेस क्या किया? डेबिट किया। तो ये हुआ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। इज दैट क्लियर? तो ये हुई डिसऑनर्ड की एंट्री। पैसे मिल गया, मनी रिसीव हो गया, तो इसकी जगह कैश टू बीआर और बिल्स पेबल टू कैश आएगा। लेकिन डिसऑनर्ड हो रहा है, पैसा वो नहीं दे रहा है, तो आपको सेकंड एंट्री का क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अब अमाउंट में किस तरह पुटअप होगा वो मैं समझा देता हूं। अज्यूम करो कि ए ने बी को बिल दिया, गुड्स दिया, और वो दिया गुड्स 1 लाख रुपीज का। कितने का दिया? 1 लाख रुपीज। ऐसा बोलूंगा यहाँ पे 1 लाख आएगा, 1 लाख रुपीज का गुड्स दिया है तो 1 लाख। बी टू सेल्स 1 लाख एंड परचेस टू ए 1 लाख। लॉजिकली यहां पे भी 1 लाख आएगा। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 1 लाख, 1 लाख। ए टू बिल्स पेबल 1 लाख, 1 लाख। क्लियर? अज्यूम करो अब थर्ड एंट्री, बी आर डेबिट कितना था? 1 लाख था, तो आपको लॉजिकली क्रेडिट करना पड़ेगा 1 लाख। बी आर डेबिट कितना था? 1 लाख, तो क्रेडिट कितना किया? 1 लाख। यहां पे नोटिंग चार्जेस का कितना एक्सपेंस पे किया? 1000, तो कैश में लिखना है 1000।
तो टोटल बी के अकाउंट में कितना हुआ 1,01,000। यानी कि बी से एक तो बीआर का 1 लाख लेना है और नोटिंग चार्जेस का कितना लेना है 1,000, तो टोटल किससे लेने थे 1,01,000। इसी तरह यहाँ पे बिल्स पेबल कितना क्रेडिट था 1 लाख, उसको डेबिट कर दो 1 लाख। नोटिंग चार्जेस कितना था हमारा 1,000, तो नोटिंग चार्जेस 1,000, टोटल कितना हुआ 1,01,000। उसका मतलब एक और फ्यूचर डेट पे कितना देना है 1,01,000। ये हुआ डिसऑनर का केस। कौन सा हुआ डिसऑनर। इज दैट क्लियर। जैसे बोलूं का बिल टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करे तो मनी रिसीव हो तो क्या, और बिल डिसऑनर हो तो क्या है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच।